हेलो फ्रेंड्स, आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111 के साथ। प्रीवियस वीडियो में गाइस मैंने विलियम फॉकनर के पार्ट 1 को कंप्लीट करा दिया था। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स, नाइट्स गैम्बिट इज ए कलेक्शन ऑफ फॉकनर्स, ए नोवेल, कलेक्शन ऑफ पोएट्री, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, अ सीरीज ऑफ सोनेट्स। गाइस नाइट्स गैम्बिट इनका एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है जिसमें 6 शॉर्ट मिस्टीरियस स्टोरीज है नाइट्स गैम्बिट में। सो द गाइस सो सॉरी द आंसर विल बी सी, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु इज गेविन स्टीवंस इन फॉकनर्स वर्क? द county attorney in Jefferson, a member of Compson family, Faulkner himself, the prominent character of Absalom. Absalom. फ्रेंड्स, जो गेविन स्टीवंस है ये एक शॉर्ट जो उनका शॉर्ट स्टोरी का जो एक कलेक्शन है नाइट्स गैम्बिट, और उसका एक मेन कैरेक्टर है गेविन स्टीवंस। तो ये काउंटी अटॉर्नी है इन जेफरसन में। द आंसर विल बी ए, द काउंटी अटॉर्नी इन जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन है तो गेविन स्टीवंस इज द काउंटी अटॉर्नी इन जेफरसन इन फॉकनर्स फिक्शनल योकनापटाफा काउंटी मिसिसिपी। नाइट्स गैम्बिट एक collection of 6 mysterious stories describe about Gavin Stevens, who also takes a leading part in his Faulkner's novel Intruder in the Dust 1948। गेविन स्टीवंस जो इनका 6 मिस्टीरियस स्टोरीज का एक मेन कैरेक्टर है जो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही क्वेश्चन यहाँ से लिया जा सकता है कि गेविन स्टीवंस ने किस नोवेल में एक लीडिंग पार्ट के रूप में नरेट किए गए हैं विलियम फॉकनर द्वारा। वो नोवेल है इंट्रूडर इन द डस्ट जो 1948 का वर्क है विलियम फॉकनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द प्लॉट ऑफ सोल्जर्स पे रिवील्स। सोल्जर्स पे इनका मोस्टली जो क्रिटिक्स मानते हैं कि जो फर्स्ट नोवेल रहा है विलियम फॉकनर का वो सोल्जर्स पे है, 1926 का वर्क है। और जो उसकी प्लॉट है वो क्या रिवील करती है, फर्स्ट वर्ल्ड वार को, सेकेंड वर्ल्ड वार को, अमेरिकन सिविल वार या फिर स्पेनिश वार को। सो फ्रेंड्स द आंसर विल बी ए, फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो बाद के जो परिणाम है उस स्थिति को, उस इंसिडेंट्स को ये सोल्जर्स पे रिवील करता है। एक्सप्लेनेशन देखे तो ये इलिसिडेट करता है रिटर्न ऑफ ए वांडेड एविएटर होम टू ए स्मॉल टाउन इन जॉर्जिया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। ही इज एस्कॉर्टेड बाय ए वेटरन ऑफ द वार एंड ए विडो। ये एक विडो द्वारा इसको एस्कॉर्ट किया जाता है जो एविएटर है जॉर्जिया से, और आपस में जैसे जैसे नोवेल चलता है ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और जो आफ्टर मेथ है फर्स्ट वर्ल्ड वार के उसको नरेट किया गया है फॉकनर के द्वारा सोल्जर्स पे में। एक क्वेश्चन और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि क्योंकि आप जानते हैं पार्ट 1 में हमने अच्छे से डिस्कशन किया है कि जितने विलियम फॉकनर के जो वर्क्स हैं वो बिलोंग करते हैं उनके फिक्शनल योकनापटाफा काउंटी को, लेकिन कौन सा नोवेल है या कौन सा वर्क है फॉकनर का जो योकनापटाफा काउंटी से रिलेटेड नहीं है? सो द आंसर विल बी सोल्जर्स पे। सो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोवेल ऑफ विलियम कथबर्ट फॉकनर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्नोप्स फैमिली ऑफ मिसिसिपी? विलियम फॉकनर का पूरा नाम है फ्रेंड्स विलियम कथबर्ट फॉकनर। और कौन सा नोवेल विलियम कथबर्ट फॉकनर का कौन सा नोवेल स्नोप्स फैमिली को डिस्क्राइब करता है? द साउंड एंड द फ्यूरी, लाइट इन अगस्त, सेंचुरी या फिर द हैमलेट? सो द आंसर विल बी डी, द हैमलेट। फ्रेंड्स हैमलेट इनकी एक स्नोप्स ट्रियोलॉजी का पार्ट है। स्नोप्स ट्रियोलॉजी में 3 पार्ट है, द हैमलेट, द टाउन, द मैंशन। ये 3 नॉवेल्स हैं जो जाने जाते हैं स्नोप्स ट्रियोलॉजी के नाम से। स्नोप्स ट्रियोलॉजी एक फिक्शनल स्नोप्स फैमिली है मिसिसिपी की योकनापटापा काउंटी की, जो डिस्क्राइब करती है एक मेंटल लैंडस्केप को। मेंटल लैंडस्केप होता है फ्रेंड्स जब किसी राइटर के इनर थॉट्स को जो रिवील करता है, जो व्यूज को रिवील करता है, वो मेंटल लैंडस्केप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर ऑफ लाइट इन अगस्त हैज मुलेटो आइडेंटिटी? फ्रेंड्स मुलेटो आइडेंटिटी प्रेजेंट करता है ह्यूमन रेस को, जैसे कि जो अमेरिकन और जो अफ्रीकन होते हैं, जो मिक्स रेसेस होती हैं, उसको मुलेटो आइडेंटिटी बोलते हैं। सो कौन सा कैरेक्टर है जो मुलेटो आइडेंटिटी को प्रेजेंट करता है? गेल हाइटावर, जोना बर्डन, जो क्रिसमस या फिर मिसिस एंड मिस्टर मैकान? ये चारों के चारों जो ऑप्शन है फ्रेंड्स ये लाइट इन अगस्त के कैरेक्टर्स हैं।
और जो हमारा आंसर है वो जो क्रिसमस है, जो मुलेटो आइडेंटिटी को रिवील करता है। तो द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ फोकनर दैट डिपिक्ट्स योकनापटाफा काउंटी। क्वेश्चन की डिमांड को समझिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा है विच इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ फोकनर दैट डिपिक्ट्स योकनापटाफा काउंटी। वैसे तो जनरली जितने भी ऑलमोस्ट वर्क्स हैं विलियम फोकनर के, वो योकनापटाफा काउंटी जो उनका फिक्शनल प्लेस है उसमें सभी के सभी लिखे गए हैं। लेकिन पहला नॉवल कौन था जो डिपिक्ट करता है योकनापटाफा काउंटी को? वो सार्टोरिस है, पायलन है, मोस्क्यूटोस है या फिर ए फेबल है? तो फ्रेंड्स द आंसर विल बी ए, सार्टोरिस। 1929 का वर्क है विलियम फोकनर का सार्टोरिस। It is a collection of 7 episodes or short stories which are set in Yoknapatawpha County. Which novels of Faulkner describe above lines properly? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें 7 एपिसोड का एक कलेक्शन है या शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जिसकी सेटिंग है योकनापटाफा काउंटी में। तो किस वर्क की बात की जा रही है? द अनवेंक्विश्ड, रेक्वियम फॉर ए नन, इफ आई फॉरगेट द जेरूसलम या फिर सोल्जर्स पे। द फ्रेंड द आंसर विल बी सी, सॉरी ए, द अनवेंक्विश्ड। जो अनवेंक्विश्ड है फ्रेंड्स ये 1938 का नोवेल है। और रेक्वियम फॉर ए नन ये एक सिक्वल है सेंचुरी का। सेंचुरी 1931 में आया था और रेक्वियम फॉर ए नन 1951 है। और सेंचुरी में फ्रेंड्स इनका एक एवरेज वर्जन दिया था विलियम फोकनर ने, लेकिन इसका जो लॉन्ग वर्जन दिया है वो रेक्वियम फॉर ए नन में दिया है। इफ आई फॉरगेट द जेरूसलम ये 1939 का वर्क है विलियम फोकनर का। सोल्जर्स पे 1926 का है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द अनवेंक्विश्ड ये स्टोरी को डिस्क्राइब करता है सार्टोरिस फैमिली को, जो सार्टोरिस नॉवल में appeared हो चुके हैं। It reveals the incidents during the American Civil War and Reconstruction period। और जो अनवेंक्विश्ड है ये अमेरिकन सिविल वार और रिकंस्ट्रक्शन पीरियड को प्रेजेंट करता है। अमेरिकन सिविल वार फ्रेंड्स 1861 टू 1865 माना जाता है, जिसमें जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के अब्राहम लिंकन, जिनकी डेथ हो गई थी। सेटिंग फिक्शनल योकनापटाफा काउंटी, ये साउदर्न गोथिक नॉवल है। मेन कैरेक्टर्स बायर्ड सार्टोरिस, यही कैरेक्टर आपको जब आप सार्टोरिस पढ़ोगे तो यही कैरेक्टर सार्टोरिस में भी है। बायर्ड सार्टोरिस ए यंग बॉय, लेटर ए ग्रोमैन हु इज द नरेटर इन दिस नॉवेल। तो जो नरेटर है वो बायर्ड सार्टोरिस है। इनके जो ग्रैंडफादर है, सॉरी जो फादर है वो है कर्नल जॉन सार्टोरिस, जो एक कॉन्फेडरेट सोल्जर है। ग्रैनी बायर्ड की ग्रैंडमदर है जो ब्रेव और क्लेवर वुमेन है, जिसको रोजा मिलार्ड भी बोलते हैं। ड्रूशुला इनकी कजिन बहन है बायर्ड की, जो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन है। रिंगो मोरेंगो, रिंगो बोलो या फिर मोरेंगो, ये बायर्ड के एक क्लोज फ्रेंड है और ब्लैक स्लेव कंपेनियन है। सो गाइज ये मैसेज देता है ह्यूमन रेसिस को कि जो उनकी ब्लैक स्लेव कंपेनियन है लेकिन उसके बावजूद ये क्लोज फ्रेंड होते हैं बायर्ड सार्टोरिस के। सो ये मेन कैरेक्टर्स है द अनवेंक्विश्ड के। सो नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पल ड्रेक इज द कैरेक्टर ऑफ सेंचुरी 1931, एज आई ले डाइंग 1930, लाइट इन अगस्त 1932 और द अनवेंक्विश्ड 1938। फ्रेंड्स सेंचुरी का कैरेक्टर है टेम्पल ड्रेक और एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है टेम्पल ड्रेक सेंचुरी 1931 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज पीबडी इन द नॉवल ऑफ एज आई ले डाइंग। एज आई ले डाइंग में जो पीबडी है वो क्या है? वो डॉक्टर है, मैशन है, फार्मर है या फिर टीचर है? द आंसर विल बी ए, अ डॉक्टर। इन विच नॉवेल डज फॉकनर यूज ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। किस नॉवेल में विलियम फॉकनर ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया है? एज आई ले डाइंग, सेंचुरी, ए रोज फॉर एमिली, नाइट्स गैम्बिट। फ्रेंड्स जो पहले दो ऑप्शन है, एज आई ले डाइंग ये नोवेल है, सेंचुरी भी नोवेल है, लेकिन ए रोज फॉर एमिली और नाइट्स गैम्बिट ये इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। सो द आंसर विल बी ए, एज आई ले डाइंग। इस नोवेल में विलियम फॉकनर ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया है। एज आई ले डाइंग पर थोड़ा नजर डाले तो फ्रेंड जो उसका जोनरा है वो मॉडर्निस्ट, साउदर्न गोथिक एंड ब्लैक कॉमेडी। It has a beautiful description of stream of consciousness।
A stream of consciousness is a narrative mode that attempts to depict the multitudinous thoughts and feelings which pass through the mind of a narrator. It is usually in the form of an interior monologue which is disjointed or has irregular punctuation. So friends, stream of consciousness जो राइटर्स के जो वेरियस थॉट्स है और जो फीलिंग्स है उसको शो करता है, और साथ ही में एक इंटीरियर मोनोलॉग है जो इरेगुलर पंक्चुएशन को प्रेजेंट करता है। एज आई लेट डाइंग का जो टाइटल है वो लिया गया विलियम मॉरिस के 1925 का जो उनका ट्रांसलेशन था होमर ओडिसी से लिया गया है। मेन कैरेक्टर एज आई ले डाइंग एडी बंडन है जो वाइफ है एनसे बंडन की। इनके जो बच्चे हैं वो कैस बंडन, डाल बंडन, ज्वेल बंडन और डेविड एल बंडन और वर्धमान बंडन है। ये इनके बच्चे हैं एडी और एंस के, जिसमें डेविड एल बंडन ये एक फीमेल कैरेक्टर है। रेवन विटफील्ड एक लोकल मिनिस्टर है जो एडी बंडन के साथ जिनके सीक्रेट रिलेशनशिप है, और जो ज्वेल बंडन है वो इन्हीं का लड़का है, एडी बंडन और रेवन विटफील्ड का, और इस बात को एडी बंडन के सिवाय कोई नहीं जानता है। पीबॉडी बंडन फैमिली के डॉक्टर है। जो कैरेक्टर है पीबॉडी का वो एक रिकरिंग कैरेक्टर है योकना पटापा काउंटी यूनिवर्स का। लिफ एक फार्मर है हु प्रेग्नेटेड डेविड एल एंड गिवन हर $10 टू गेट एन अबॉर्शन। लिफ एक फार्मर है जो प्रेग्नेंट कर देता है डेविड एल को और बदले में उसको $10 देता है। वर्नोन टूल, कोरा टूल, यूला टूल एंड केट टूल। वर्नोन टूल और कोरा टूल ये एक मैरिड कपल है। वर्नोन टूल की जो वाइफ है वो कोरा टूल है, और साथ में जो उनके बच्चे हैं यूला टूल और केट टूल, ये इनके बच्चे हैं। वर्नोन टूल या जो आप कह सकते हो जो टूल फैमिली है वो बंडन फैमिली, या फिर जो बंडन का जो फ्रेंड है वो वर्नन टूल है। सैमसन एंड रचेल ये एक मैरिड कपल है हु लेट्स बंडन फैमिली स्टे विद देम द फर्स्ट नाइट ऑन देयर जर्नी टू जेफरसन। फ्रेंड, जब आप ये नॉवल को पढ़ोगे एज आई ले डाइंग को, तो आप इसकी स्टोरी में पाओगे कि जो एडी बंडन है ये मरने की अवस्था में, मरनाशील अवस्था में है, और इनकी इच्छा होती है कि इनको जेफरसन में दफनाया जाए। तो जब ये मर जाती है तो इनका परिवार इनको जेफरसन ले जा रहा होता है, और वहां पे सैमसन और रचेल की फैमिली मिलती है। तो एक रात को रुकने के लिए वो उनको स्टे कराते हैं। तो ये कैरेक्टर है सैमसन और रचेल का। अदर कैरेक्टर्स है मैकगोवन, मोजले और आर्मस्टीड। ये अदर कैरेक्टर्स है। जो मैकगोवन एक ड्रगिस्ट है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये डेविड एल बंडन ये जाती है अबॉर्शन की पिल्स लेने के लिए, बट मैकगोवन इसको शेड्यूस करने की कोशिश करता है, बट वो मना कर देती है, जिससे चलते ये उसको दवाई नहीं देता मैकगोवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज पोपे इन सेंचुरी? ए नोटोरियस कैरेक्टर, ए रेवरेंड पर्सन, ए लॉयर, ए शूटर ऑफ टेम्पल ड्रैग। सो द आंसर विल बी ए नोटोरियस कैरेक्टर। नोटोरियस होता है फ्रेंड जो इविल कैरेक्टर होता है, जो कुख्यात कैरेक्टर होता है, वो है पोपे सेंचुरी में। और प्रोमिनेंट कैरेक्टर मैंने बताया था वो है टेम्पल ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज बूटलेगर इन सेंचुरी? फ्रेंड्स, बूटलेगर होता है जो इलीगल तरीके से काम करता है, उसको बूटलेगर बोलते हैं। जो इधर उधर जो सप्लाई का काम करता है वो बूटलेगर होता है। तो कौन है बूटलेगर सेंचुरी में? होरेस बेनबो, गोवन स्टीवंस, ली गोडविन या फिर रूबी। फ्रेंड्स, होरेस बेनबो तो उसमें एक लॉयर है। गोवन स्टीवंस ये एक फिलोसफर टाइप व्यक्ति है जो स्टडी करके आता है अपनी, और जो ली गोडविन है ये एक बूटलेगर है, उसकी जो वाइफ है वो रूबी है सेंचुरी में। तो द आंसर विल बी सी, ली गुडविन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विच नॉवल ऑफ फॉकनर फॉलोज द फ्लैशबैक टेक्निक? कौन सा नॉवल फॉकनर का फ्लैशबैक टेक्निक को शो करता है? द रिवर्स, एब्जलम, एब्जलम, लाइट इन अगस्त, ए फेबल। फ्रेंड्स, द रिवर्स 19 इनका जो लास्ट नॉवल था विलियम फॉकनर का, ये द रिवर्स था। एब्जलम, एब्जलम इसका आंसर है। द आंसर विल बी एब्जलम, एब्जलम। एब्जलम, एब्जलम की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो टेक्स प्लेस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अमेरिकन सिविल वार, अमेरिकन सिविल वार से पहले का
दौरान का और बाद की इंसिडेंट को रिवील करता है एब्जलम एब्जलम। इट फोकसेस ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ थॉमस सतपैन। थॉमस सतपैन इसका एक लीड कैरेक्टर है जो इसके राइज एंड फॉल को फोकस करता है। एज टोल्ड बाई सेवरल अनरिलायबल नरेटर्स मैनी ईयर्स लेटर, और नरेटर्स नरेट करते हैं इन कहानी को एब्जलम एब्जलम की। इन 2009 ए पैनल ऑफ जजेस कॉल्ड एब्जलम एब्जलम द बेस्ट साउदर्न नॉवेल ऑफ ऑल टाइम। तो बेस्ट साउदर्न नॉवेल ऑफ ऑल टाइम ये बताया गया है एक जज के पैनल द्वारा 2009 में। द टाइटल रेफर्स टू द बाइबलिकल स्टोरी ऑफ एब्जलम ए वेवार्ड सन ऑफ किंग डेविड। टाइटल की बात करें तो जो वेवार्ड होता है फ्रेंड, जो जिद्दी होता है, हठी होता है, उसको वेवार्ड बोलते हैं। तो ये बाइबलिकल स्टोरी है एब्जलम की, और जो किंग डेविड का जो लड़का है, जो हठी लड़का है, उससे ये ड्राइव किया गया है टाइटल को एब्जलम। उस लड़के का नाम एब्जलम है। जॉनरा है साउदर्न गोथिक। मेन कैरेक्टर देख लेते हैं। थॉमस सतपान, ए व्हाइट मैन बोर्न इनटू पॉवर्टी इन वेस्टर्न वर्जीनिया हु मूव्स टू मिसिसिपी विद द डुअल एम्स ऑफ गेनिंग वेल्थ एंड नाउ ए प्लांटेशन ओनर इन द अमेरिकन साउथ। सो जनरली फ्रेंड्स आप बोल सकते हो जो थॉमस सतपैन है वो एक प्लांटेशन ओनर है अमेरिकन साउथ में। एलन कोलफील्ड वे वाइफ है सतपैन की। हेनरियट जूडिथ इनके बच्चे हैं। जूडिथ एक फीमेल कैरेक्टर और हेनरी मेल कैरेक्टर है। चार्ल्स बोन ये भी जो इलिजिटिमेट जो इनका सन है वो है चार्ल्स बोन, जो यूलेलिया बोन और थॉमस सतपान से है। मिली ये 15 ईयर्स ओल्ड एंड ग्रैंड डॉटर है उपवास जोन्स की। थॉमस सतपान जब आप उस नोवेल को पढ़ोगे तो ये इससे शादी कर लेता है मिली से, और गुस्से में जो है वेस जोन्स मिली को ही मार देता है और थॉमस सतपान को ही मार देता है। नरेटर जो नरेट करते हैं वो है क्वेंटिन कॉम्पसन। नरेटर्स क्वेंटिन कॉम्पसन फ्रेंड्स वही आपको साउंड एंड द फ्यूरी में भी क्वेंटिन कॉम्पसन मिलेगा। ये नरेटर है जो मोस्टली पार्ट नरेट किया गया है क्वेंटिन कॉम्पसन द्वारा, और ये अपने रूममेट श्रेव को ये बताता है थॉमस सतपैन के बारे में। रोजा कोल्डफील्ड जो एलन कोल्डफील्ड की यंग सिस्टर है। एलन कोल्डफील्ड जो बहन है रोजा कोल्डफील्ड की, और ये जो एलन कोल्डफील्ड है ये वाइफ है थॉमस सतपैन की। क्वेंटिन्स के फादर है और ग्रैंडफादर है, ये भी नरेटर है। क्वेंटिन्स जो ग्रैंडफादर है ये फ्रेंड है सतपैन के। सो गाइज हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, इसी के साथ विलियम फोकनर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111 फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।